वेलकम टू कॉरपोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस। नमस्कार, मैं हूं योर होस्ट। आज की वीडियो हर एंटरप्रेन्योर, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर, एसएमई प्रमोटर और इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेबी एक बार फिर एसएमई आईपीओ फ्रेमवर्क को कंप्लीटली बदलने की तैयारी कर रहा है। और अगर ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो गए तो इंडिया के एसएमई आईपीओ मार्केट का फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये रिफॉर्म्स जेन्युइनली एसएमईज की हेल्प करेंगे या सिर्फ रेगुलेशंस और बढ़ जाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग लिस्टेड एसएमई कंपनीज और फ्यूचर आईपीओस पर क्या होगा? वीडियो के एंड तक आप प्रैक्टिकली समझ जाएंगे। वाई सेबी इज ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स, व्हाट एग्जैक्टली इज चेंजिंग, हु विल बेनिफिट, हु मे लूज, रियल एग्जाम्पल्स, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, कंप्लायंस पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और मेरा डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आखिरी सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 सालों में एसएमई आईपीओ मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड हुई, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रेज हुए। लेकिन इसी पीरियड में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन एलिगेशंस भी इसी सेगमेंट में आए। पंप एंड डंप, आर्टिफिशियल प्राइस राइज, सर्कुलर ट्रेडिंग, वीक डिस्क्लोजर्स, क्वेश्चनेबल वैल्यूएशंस। और कुछ कंपनीज लिस्टिंग के बाद बिल्कुल साइलेंट हो गईं। इसी वजह से सेबी ने पहले स्ट्रिक्ट रूल्स लाए। अब फ्लैट सरप्राइज ये है, अब फ्लैट सेबी एक सेकेंड वेव ऑफ रिफॉर्म्स लाने की प्लानिंग कर रहा है। और इस बार ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट नहीं, ग्रोथ भी है, प्रोटेक्शन भी है और कॉस्ट रिडक्शन भी। लेकिन क्या ये बैलेंस अचीव हो पाएगा? इसी का एनालिसिस आज करेंगे। सेक्शन 1, एसएमई आईपीओ मार्केट कितना बड़ा हो चुका है। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। आज इंडिया का एसएमई आईपीओ मार्केट कितना बड़ा हो गया है। एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर 731 कंपनीज लिस्ट हो चुकी हैं। टोटल फंड रेज लगभग 23,000 करोड़ रुपए। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2,29,000 करोड़ रुपीस। ये नंबर्स दिखाते हैं कि एसएमई प्लेटफॉर्म अब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में नहीं है। ये रैपिडली ग्रोइंग कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम बन चुका है। और इसी वजह से रेगुलेशन भी इवॉल्व हो रहा है। सेक्शन 2, सेबी को रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी? अ फ्लैट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सेबी को सडनली रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी? रीजन नंबर 1, कैपिटल रेजिंग एक्सपेंसिव है। एसएमई कंपनी को आईपीओ लाने के लिए मर्चेंट बैंकर, लीगल एडवाइजर, रजिस्ट्रार, ऑडिटर, मार्केटिंग, कंप्लायंस, लिस्टिंग एक्सपेंसेस, कई तरह के कॉस्ट्स बेयर करने पड़ते हैं। कई केसेस में टोटल इशू साइज का 10% से 15% तक सिर्फ इशू एक्सपेंसेस में चला जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर कंपनी 20 करोड़ रेज कर रही है और 2 करोड़ से 3 करोड़ सिर्फ आईपीओ एक्सपेंसेस में चले जाएं, तो एक्चुअल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कितना पैसा बचेगा? इसी कॉस्ट को रिड्यूस करना सेबी का मेजर ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन 3, सेकेंड बिग रिफॉर्म, मोर एसएमईज शुड एक्सेस कैपिटल मार्केट। सेबी चाहता है कि सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात ही डोमिनेट ना करें। आज स्टैटिस्टिक्स देखिए, महाराष्ट्र 204 लिस्टिंग्स, गुजरात 182 लिस्टिंग्स, दिल्ली 102। बाकी स्टेट्स का पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली काफी कम है। सेबी चाहता है कि भारत के हर रीजन की एसएमईज स्टॉक मार्केट तक पहुंच सके। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी पार्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी। सेक्शन 4, डी लिस्टिंग फ्रेमवर्क। एक और इंटरेस्टिंग प्रपोजल। सपोज कोई एसएमई कंपनी इनएक्टिव हो जाती है, बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया, ट्रेडिंग नेग्लिजिबल है, कंप्लायंस नहीं हो रही, तो क्या ऐसी कंपनी इंडेफिनिटली एक्सचेंज पर लिस्टेड रहनी चाहिए? सेबी इस क्वेश्चन का सल्यूशन ढूंढ रहा है। सिंपल डी लिस्टिंग फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव, डेड कंपनीज को मार्केट से रिमूव करना और जेन्युइन कंपनीज को एनकरेज करना। सेक्शन 5, डिस्क्लोजर नॉर्म्स। सेबी एक्सपर्ट्स का मानना है इन्वेस्टर को एसएमई और मेन बोर्ड कंपनी के डिस्क्लोजर्स में बहुत डिफरेंस फील नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी चाहता है, रेगुलर अपडेट्स चाहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहता है। अगर डिस्क्लोजर्स इंप्रूव होंगे तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा
और वैल्यूएशन भी इंप्रूव हो सकती है। सेक्शन 6, मर्चेंट बैंकिंग फीस। एक फ्लैट एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक। क्या मर्चेंट बैंकिंग फीस कम होनी चाहिए? कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर फीस बहुत रिड्यूस कर दी तो एक्सपीरियंस्ड मर्चेंट बैंकर्स एसएमई आईपीओज अवॉइड कर सकते हैं। रिजल्ट, आईपीओ क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। यानी चैलेंज है, कॉस्ट भी कम हो, क्वालिटी भी मेंटेन रहे। सेक्शन 7, मॉनिटरिंग ऑफ आईपीओ मनी। सेबी का फोकस सिर्फ लिस्टिंग तक नहीं है, क्वेश्चन ये भी है कंपनी में आईपीओ के बाद पैसा यूज कैसे किया। एक्सपेंशन हुआ, प्लांट लगा, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ, या पैसा कहीं और डाइवर्ट हो गया। फ्यूचर रिफॉर्म्स मॉनिटरिंग को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। सेक्शन 8, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। एबीसी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, रेवेन्यू 120 करोड़, प्रॉफिट स्टेबल, एक्सपेंशन के लिए 25 करोड़ चाहिए, बैंक लोन एक्सपेंसिव है, कंपनी एसएमई आईपीओ लाना चाहती है करंट फ्रेमवर्क में, मर्चेंट बैंकर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, मार्केटिंग, एक्सचेंज फीस, कंप्लायंस, सब मिलाकर कॉस्ट काफी हाई हो सकती है। अगर सेबी इशू कॉस्ट रिड्यूस करता है तो कंपनी को एक्चुअल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ज्यादा कैपिटल मिलेगा। यही रिफॉर्म का प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन 9, हु विल बेनिफिट। अगर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होते हैं, बेनिफिट हो सकता है एसएमई प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स, मर्चेंट बैंकर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लीगल प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और ओवरऑल इंडियन कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम। लेकिन फाइनल इंपैक्ट इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगा। सेक्शन 10, रिस्क्स। हर रिफॉर्म के साथ रिस्क भी आता है। अगर रूल्स बहुत इजी हो गए, लो क्वालिटी कंपनीज आ सकती हैं। अगर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, गुड एसएमईज लिस्टिंग अवॉइड कर सकती हैं। सेबी को दोनों के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा। यही सबसे डिफिकल्ट चैलेंज है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। सेबी का डायरेक्शन पॉजिटिव लग रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, लोअर कैपिटल रेजिंग कॉस्ट, बेटर ट्रांसपेरेंसी, more regional participation, higher investor confidence, stronger monitoring और सस्टेनेबल एसएमई कैपिटल मार्केट। लेकिन फाइनल रेगुलेशंस पब्लिश होने के बाद ही एक्चुअल इंपैक्ट क्लियरली समझ आएगा। इसलिए प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, मर्चेंट बैंकर्स और कंप्लायंस प्रोफेशनल्स को अपकमिंग कंसल्टेशन पेपर्स और फाइनल अमेंडमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अफलाट, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है एसएमई आईपीओ रूल्स और इजी होने चाहिए या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए और स्ट्रिक्ट होने चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ, सेबी रेगुलेशंस, आईपीओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज लॉ को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिकल लीगल एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। Welcome to Corporate or Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. The content published on this channel does not represent the views, opinions, policies, or official position of my employer, any company with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. All examples, case studies, and discussions presented on this channel are based on publicly available information, applicable laws, statutory provisions, judicial pronouncements, regulatory materials, or are purely hypothetical for educational purposes. I do not disclose, discuss, or use any confidential, unpublished, or proprietary information obtained through my professional employment.
I fully comply with the SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations 2015, the Companies Act 2013, applicable laws, professional confidentiality obligations, and the internal policies of my employer. Nothing contained in this channel should be interpreted as the communication, disclosure, or use of unpublished price sensitive information UPSI or any information that may violate insider trading laws or other legal obligations. This channel does not provide legal, tax, investment, financial, accounting, or any other professional advice. The content is intended solely for educational and informational purposes. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, compliance, taxation, accounting, or investment decisions. Although every reasonable effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the information presented, laws, rules, regulations, circulars, and judicial interpretations are subject to amendment and change. Accordingly, neither the presenter nor this channel shall be responsible or liable for any loss, damage, liability, or consequences arising from the use of or reliance upon the information provided. By accessing or viewing this channel, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to the terms of this disclaimer.